हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस अगेन। सो इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। अब तक 2024 से हम लोगों ने बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हुए 2016 तक के पेपर्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 2015 के पेपर को कवर करेंगे और हम लोग ईयर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं, जिससे क्या आइडिया लगेगा कि ईयर वाइज में पैटर्न में क्या शिफ्ट हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है और साथ में एक टॉपिक से हर साल जो है कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, अच्छा आप इस पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में जो पुरानी वीडियोस हैं जैसे 2016 तक के वीडियोस हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए लाइफ ऑफ हुएन सांग, ठीक है, ये हुई ली ने लिखी है, ये तो ठीक है, लेकिन हुएन सांग ने एक बुक लिखी थी सीयू की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। हुएन सांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, हर्षा के समय। देन नेचुरल हिस्ट्री, देखिए नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लीनी ने लिखी है। टॉलमी जो है वो जोग्राफर थे, ज्योग्राफी की बुक लिखी थी उन्होंने। देन हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल, ठीक है, ये किसने लिखी है? ये पॉम्पियस फ्रॉगस ने लिखी है। और हिस्ट्रीज जो है हेरोडोटस, हेरोडोटस को बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद याद रखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसका गलत आंसर क्या है? नेचुरल हिस्ट्री है वो प्लिनी ने लिखी है, टॉलमी ने नहीं लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इन अर्ली ऋग्वेदिक व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका भी बात बात जिक्र कर चुके हैं और इससे पहले वाले पेपर में था अघन्य किसको बोला गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसी को बोला गया काऊ को। काऊ का सबसे ज्यादा बार जिक्र है 176 टाइम्स। सेकंड नंबर पे जो है हॉर्स का जिक्र है। देन बहुत सारे उस समय की जो टर्मिनोलॉजीज थी वो काऊ के नाम पे, जैसे गविष्ठी, गविष्ठी का मतलब क्या था कि एक दिन में गाय जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके नाम पे रखा है गविष्ठी। देन गोधुली टाइम की एक यूनिट थी। देन गोमत रिच मैन, ठीक है, और फिर गोपत राजा, राजा को बोलते थे। देन जो दुहित्री, डॉटर को दुहित्री बोलते थे। तो गाय के नाम पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज उस समय चलती थी ऋग्वेदिक में। तो काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ऋग्वेदिक जो सोसाइटी थी वो हंटर गैदरर्स की सोसाइटी जनरली, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट पे ज्यादातर जो है निर्भर करती थी। बाद में जब 1000 बीसी के अराउंड लोहे की खोज हुई, तो लेटर लेटर वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी जाती है, तब एग्रीकल्चर वाज बिकम प्रीडोमिनेंट। बट उस समय तक जो है ऋग्वेदिक समय में काऊ जो है सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है, इसको गोधन बोलते थे। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ठीक है, और वंशानुचरित्र। ठीक है, ये किसका वो है इंडिकेटर? ये पुराणों का इंडिकेटर है। पुराण में जो है टोटल 18 पुराण है। सबसे ओल्डेस्ट जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, और इसमें जो है जितने राजा हुए हुए थे उस समय तक, वो सबकी वंशावली का जिक्र है इसमें। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर। देखिए नियारकस आया था, ठीक है, ये भी आया था, ये भी आया था। जो डैमिकस है, ठीक है, ये सेलुकस निकेटर, जो सेकुलस जो सेकुलर, लिखना, नॉट सेकुलर, सेलुकस निकेटर, सेकुलस, बार बोल रहा सेलुकस निकेटर, नॉट सेकुलस, सॉरी एक मिनट, सेलुकस निकेटर। ठीक है, सेलुकस निकेटर का जो वो था एम्बेसडर था, जो किसके दरबार में आया था? ये आया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और बाद में जो है फिर बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, फिर एम्बेसडर था ये कोर्ट, बिंदुसार के कोर्ट में। और बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से लिखा गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस के नाम से लिखा गया। तो डायमेकस जो है वो सीरिया में जो सेल्यूकस निकेटर का एरिया था, ठीक है, वहां का एम्बेसडर था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, और अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर के आसपास के समय में कौन था? वो था जो मेगास्थनीस, मेगास्थनीस जो है वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। पर सप्तांग थ्योरी दिया किसने था? ये दिया था कौटिल्य ने, दिया था सप्तांग थ्योरी। ठीक है, मतलब एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मिनिस्टर्स, ठीक है, जनपद यानी टेरिटरी, फिर दुर्ग, दुर्ग यानी किला, ठीक है, दुर्गा नहीं है, दुर्ग है ये, फोर्ट, कोष यानी ट्रेजरी यानी पैसा, दंड यानी जो है आर्मी बल, ठीक है, फिर अलाई, मित्र यानी अलाई। तो ये सात जो है वो दिया था किसने? चाणक्य ने दिया था, कौटिल्य ने दिया था सप्तांग थ्योरी में। तो मित्र जो था उसका सातवां पार्ट था। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ऐसे कि मित्र सातवां पार्ट है, वो तो किसी भी पे भी रख दो। बट ये क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा जो सप्तांग थ्योरी के अंडर में नहीं है। तो ये याद रखेंगे, आप रखिएगा। ठीक है, तो राजा,
अमात्य राजा यानी राजा, फिर उसका मिनिस्टर, फिर जनपद यानी टेरिटरी, उसके बाद किला, फिर कोष यानी जो ट्रेजरी है खजाना, फिर दंड यानी आर्मी यानी बल, फिर मित्र यानी अलाई। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एम्परर, एम्परर और टाइटल। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, समुद्रगुप्त को पिछले वाली वीडियो हमने देखा था, समुद्रगुप्त को एक और नाम था पृथ्व्याः प्रथम वीर, और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य। ठीक है, और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य। ठीक है, और स्कंदगुप्त के बाद जो एक राजा आए थे कुमारगुप्त। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का की स्थापना की थी। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली हुणों को हराया था। ठीक, और हुणा का जो अटैक था वही रिस्पॉन्सिबल था गुप्ता एम्पायर के फॉल के लिए भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हिरण्य का मतलब क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड को हिरण्य कहते हैं। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ जो है रिचुअल किसने परफॉर्म किया था, दांटी दुर्ग ने। दांटी दुर्ग कौन था, ये राष्ट्रकूट का फाउंडर था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हिरण्यगर्भ का मतलब गोल्डन वूम्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु वाज द पॉलीगर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, पॉलीगर कौन होते थे, ये मिलिट्री गवर्नर होते थे पॉलीगार साउथ इंडिया में। देन देखिए ये करेक्टली मैच के लिए पूछ रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हम देखा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ये करेक्टली मैच है। बैटल ऑफ खनवा राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये है आपका 1528 में मेदिनी राय के साथ। और बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, ये करेक्टली मैच है। तो इनकरेक्टली मैच जो है वो बैटल ऑफ चंदेरी है, वो 1528 में लड़ी गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रीन ऑफ अकबर। देखिए, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट जो है वो ये अकबर ने बनाया था। ये अकबर ने, आगरा का फोर्ट अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में ये भी अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली जो है वो शाहजहां के समय बना था। देन क्वेश्चन नंबर 11, मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान किसको, विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस 1608 में जो आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो उसको मनसबदारी भी दी थी और इंग्लिश खान का टाइटल भी दिया था। ठीक है, और अल्मीडा कौन था। ठीक है, अल्मीडा ने जो है कारटाज पॉलिसी लगाई थी। ठीक, फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्बर्कू, अल्बर्कू ने जो है वो गोवा को जीता था किससे, ये बीजापुर से। और हेनरी द नेविगेटर ये भी पुर्तगाली है, ये 1502 के आसपास में, 1501 1502 के आसपास में इंडिया में आया था ये। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। कौन थी, हजरत महल। हजरत महल कौन थी, वाइफ थी वाजिद अली शाह की। ठीक है, जीनत महल किसकी वाइफ थी, ये बहादुर शाह जफर की वाइफ थी। ठीक है, और दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, बख्त खान लीड कर रहे थे। नाना साहब जो कानपुर से थे, टांटे टोपे नाना साहब के साथ में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द कांग्रेस लीडर इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। देखिए 1917 में जो है वो थी एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट, ठीक है, कलकत्ता सेशन में। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछेगा, इंडियन वुमेन, तो 1925 में थी वो, कौन, सरोजनी नायडू। ठीक, और गया सेशन में कौन था, गया सेशन में चितरंजन दास थे। ठीक है, अहमदाबाद सेशन में जो है हाकिम अजमल खान थे। लखनऊ सेशन सबसे इंपॉर्टेंट, कांग्रेस ऑफ टू रीयूनियन, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक, यहीं पे जो है कांग्रेस ऑफ टू रीयूनियन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आए थे, और साथ में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग उनकी भी ज्वाइंट सेशन हुआ था लखनऊ सेशन में। देन क्वेश्चन नंबर 14, द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल। ठीक है, वाज अगेंस्ट, तारकेश्वर मूवमेंट टेंपल के अगेंस्ट में था, टेंपल में करप्शन के अगेंस्ट में था। ठीक है, वहां पे प्रीस्ट जो थे महंत वगैरह वो करप्ट हो गए थे। ठीक है, ऐसा ही जो ये अकाली दल मूवमेंट था, अकाली, वो भी जो है किसमें था, गुरुद्वारों में जो करप्शन के अगेंस्ट था। तो ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। देन 15 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय द सोमेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये पहली बार ये क्वेश्चन आया है, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको याद रख लीजिएगा। इससे पहले रिपीटेड नहीं हुआ है ये, अभी तक तो नहीं हुआ है। बाकी जो इंडियन बोल्शेविक पार्टी, ठीक है, 1939 में बोल्शेविक और मोल्शेविक जो है वो कहाँ पे थे, वो 1917 में जब रशिया रेवोल्यूशन हुआ था उस समय ये न्यूज में आया था। ठीक है, और बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये सेलोन और बर्मा में थी। फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थी इंडिया में। देन दीपावली डिक्लेरेशन, दीपावली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, देखिए 19
1927 में आया था आपका साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन को इंडियन रिजेक्ट कर दिया था, तो लॉर्ड बर्किन हेड ने जो है वो इंडियंस को चैलेंज दिया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के दिखाओ। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन था 1929 में, 28-29 में लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने इसको रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट किसमें किया था? दीपावली डिक्लेरेशन में, वही था दीपावली डिक्लेरेशन। डोमिनियन स्टेटस की जो है मांग को रिजेक्ट करते हुए दीपावली डिक्लेरेशन इशू किया था किसने? लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, इरविन वही है जब 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। फिर लोकहितवादी, लोकहितवादी कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य है, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है। एमजी रानडे किससे रिलेटेड है? एमजी रानडे ये पुणे सार्वजनिक सभा में भी थे, और साथ में 1887 में जो ये सोशल विंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें भी थे। महादेव गोविंद रानडे थे और एक रघुनाथ राव थे। फिर कामागाटा मारू, कामागाटू मारा मारू क्या था? एक शिप थी, ठीक है। कामागाटा मारू का वो क्या था? देखिए, जैसे जैसे वहां पे फॉरेन में एक्टिविटीज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, ठीक है। जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, जर्मनी 1907 में जो है स्टुगार्ड में इन्होंने मैडम मडाम भीकाजी कामा ने उसको तिरंगा लहराया था, ठीक है। इंडिया हाउस बना था लंदन में, ऐसी पेरिस में। तो इंडिया के जो रिवोल्यूशनरीज थे वो बहुत अलग अलग देशों में जो है अपना मतलब पांव फैला रहे थे। जैसे 1913 में जो है गदर पार्टी बनी थी। तो वहां पे अंग्रेजों ने एक रूल निकाला कि अगर कोई भी इंडियन इंडिया से नहीं आ रहा है, मतलब अंग्रेज या उसके कोई भी सहयोगी देशों में, कोई भी इंडियन जो है वो डायरेक्टली इंडिया से नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी तीसरे देश से आ रहा है आपके देश में, तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जर्मनी से डायरेक्टली जाना चाहे फ्रांस में, कोई इंडियन जर्मनी से फ्रांस में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता था, ठीक है। तो ये इसीलिए ये क्या किया गया था? 1914 में हांगकांग में थे गुरदीप सिंह नाम के बिजनेसमैन थे, उनकी शिप थी कामागाटा मारू। तो ये लेके जा रहे थे कहाँ पे? ये जा रहे थे आपके ये कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा में इनिशियली तो इसको अलाउ किया गया ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, लेकिन 1914 में क्या हुआ? सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अब कनाडा जो है वो ब्रिटेन का लाई था, तो इन्होंने शिप को वापस भेज दिया। अब शिप जब से वापस गया, तो वापस जो है कलकत्ता के पोर्ट में आया। कलकत्ता के पोर्ट में वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने जो गोलियां चला दी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो ये कामागाटा मारू इंसिडेंट था 1914 का ये, ठीक है। तो ट्रेजिक डेथ हुआ था कामागाटा मारू में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है, ये माउंट बेटन ने किया था, ठीक। चर्चिल तो उसको नंगा फकीर बोलते थे गांधी जी को। देन क्वेश्चन नंबर 20, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। कैबिनेट मिशन जो है पैट्रिक लॉरेंस ने लीड किया था, और साथ में जो है कैबिनेट मिशन में इनके साथ कौन आया था? एवी अलेक्जेंडर। और जो 1942 में क्रिप्स मिशन में आया था, कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, वो भी आया था कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो 3 लोग आए थे ये। देन इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं। दूध गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर कहाँ लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। उत्तराखंड में एक राम गंगा रिवर है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर से इडोन कनाल लिया गया है, सरहिंद कनाल सतलुज से लिया गया है, और बिस्ट दोआब कनाल, ठीक है, ये जलंधर दोआब जो है ना, उसको बिस्ट दोआब कनाल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। दामोदर को ऑब्वियसली सौरव बंगाल कहते थे, लेकिन जब जब से वहां पे वो बन गया है, दामोदर प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है, उसके बाद से वहां पे बाढ़ानी कम हो गई है। और सौरव ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? कोसी नदी को, वो हर साल अभी भी लेके आती है। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अंचर लेक जो है जम्मू कश्मीर में है, बाकी फुलझर लेक वो गोमत ताल जो है पीलीभीत में, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, उसी को फुलझर लेक कहते हैं। कोलेरू लेक जो है कृष्णा गोदावरी के बीच में पाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और जो अमृतसर लेक है, ठीक है, वो भुज में है, ये मैन मेड लेक है, ठीक है। तो सबको याद रखना है इनको। फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? लेक्स को फिर लोकेशन को, अगेन ये इतना ऑब्सेशन है इनको, लेक्स आया तो लोकेशन भी साथ में दे दिया। तो अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी लेक कहाँ पे है भाई? अष्टमुडी लेक आपका केरला में है ये, ठीक है। पुलिकट लेक जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के उसमें है। इसी पुलिकट लेक में आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड है, श्रीहरिकोटा। देन रूपकुंड, ठीक है, रूपकुंड आपका उत्तराखंड में है, ठीक, और सूरजकुंड आपका हरियाणा में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सबको याद रखिएगा। देन फिर हॉट स्प्रिंग आ गया और लोकेशन आ गया, ठीक है। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये वन ऑफ द शक्ति पीठ है।
जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक है ज्वालामुखी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये अगर पता होता आपको कि हिमाचल प्रदेश में, इसी से आंसर निकल जाता। तो ये यूपी पीसीएस में एक चीज बहुत अच्छी क्या करते हैं, ये नॉट करेक्टली मैच पूछते हैं, मतलब एक भी अगर आपको पता है ना, ठीक है, उसी से आंसर निकल जाएगा। तो बाकी मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तत्पानी जो है उड़ीसा में है, सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। फिर इनमें से कौन सा घोस्ट टाउन नहीं है? ठीक है, देखिए कुलधारा, कुलधारा जैसलमेर में है ये। वहां पे ब्राह्मण्स ने कुछ श्राप था दिया था, उसकी वजह से घोस्ट टाउन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर लखपत है, लखपत कच्छ में है। धनुषकोडी जो है वो कहाँ है? धनुषकोडी आपका रामेश्वरम के पास में है। तो ये सारे घोस्ट टाउन है। लेकिन चरखरी, चरखरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है घोस्ट टाउन हो सकता है? उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी है कि लोगों को लगेगा ना कि घोस्ट टाउन है, फिर भी जाके वहां पे बस्ती बना के रहने लगेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ, कुलधारा है, धनुषकोडी है, लखपत है, मंडू है और भानगढ़ है। ठीक है, कुछ घोस्ट टाउन है इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्टिक? ठीक है, डेक्कन जो प्लेट्यू है वहां पे बसाल्टिक लावा था, और उसकी वेदरिंग से कौन सा बना है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कहते हैं रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल। लेटराइट सॉइल कैसे बनती है भाई? भयंकर बारिश होती है, उससे जितने आपके मिनरल्स होते हैं लीच करके चले जाते हैं नीचे, ऊपर सिर्फ जो आयरन वाले कंपाउंड रहते हैं वो बच जाते हैं, तो लाल कलर मिलता है लेटराइट सॉइल को, तो उसी से मिलता है लेटराइट। तो जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है और धूप निकलती है वहां पे लेटराइट सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल जो है वो कहाँ होती है? जहाँ पे जो नदियां जो लाके जलोढ़ मिट्टी, जो नदियां लाके जो सेडिमेंट जमा करते हैं, वहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। 1028, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन? मैकेनाइज्ड माइन जो है बेलाडीला है। बेलाडीला कहाँ पे है आपका? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मेन डिपॉजिट ऑफ टिन और? ठीक है, टिन और में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ है। कहीं कहीं तो ये बोला था कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो इंडिया में टिन का होता है वो छत्तीसगढ़ से ही होता है। कहीं कहीं तो 100% बोला था, लेकिन 100% वाकई सही नहीं होगा। ऐसे ही वो था, क्या नाम है, पायराइट, पायराइट का प्रोडक्शन जो है वो 95% के अराउंड जो है उसमें बिहार में होता है। ये क्वेश्चन पूछा है 71st बीपीएससी में। तो इस तरह की जो चीज है ना, उसको पेकुलरिटी को याद रखिएगा। ऐसी सिल्वर का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान से होता है। फिर 30 क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फिश प्रोडक्शन में देखिए गुजरात जो है वो है फिश प्रोडक्शन में, लेकिन इतना नहीं है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है, आज के समय भी आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है। गुजरात सेकंड नंबर पे है। गुजरात में हालांकि बहुत वेजिटेरियनिज्म को फॉलो किया जाता है, बट स्टिल गुजरात का जो प्रोडक्शन होता है जाता है वो बंगाल में जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर केरला, फिर तमिलनाडु। देन क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? ट्राइब और स्टेट को मैच करना है। देखिए ये कितनी बार आ चुका है, बिरहोर, मैंने हर बार बताता हूँ, बिरहोर झारखंड में, इसको तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उस पर टोडा, ठीक है, टोडा तमिलनाडु का है। ठीक है, गारो, गारो खासी जानते हैं, ऑब्वियसली जानते होंगे, मेघालय का है। लेप्चा जो है फिर बच गया सिक्किम का। तो बिरहोर और टोडा ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया है, बीपीएससी में भी किया है और यूपीपीएससी में भी किया है। तो इनको तो याद याद कर लीजिए बिल्कुल ऐसे। फिर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज जनरली बीन कंसिडर्ड टू बी लिटिल आइस एज? ठीक है, तो मैंने बहुत सर्च किया लिटिल आइस एज के बारे में, तो सन 1300 से लेकर 1850 के बीच में जो है वो लिटिल आइस एज बताता है। ठीक है, टाइम पीरियड होता है। तो इसमें से अगर देखें तो इस टाइम पीरियड में कौन सा फॉल करता है? ये सी वाला, 1650 से 1870 वाला जो टाइम पीरियड है वो इसमें फॉल करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और टर्म ये किसने दिया था? ये फ्रांसियस ई मैथ्यूज ने दिया था 1939 में। फिर 33, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लेनेट, ठीक है, वो कहाँ है? देखिए जो टोटल जो पानी है धरती पे वो तो 70% पानी है और 30% लैंड है। इस 70% में से अगर देखें तो 97%, ठीक है, इस 70 का 97%, ठीक है, वो किसमें है? ओशंस में है। और 3% जो है वो आपका फ्रेश वाटर है। ठीक है, इस 3 को भी अगर तीन हिस्सों में तोड़ दें, एक, दो और तीन, तो दो पार्ट जो है वो आपका ग्लेशियर्स में है। ठीक है, और एक पार्ट यानी वन थर्ड, ठीक है, वो आपका जो है अवेलेबल है आपको यूज करने के लिए। वो कहाँ पे? आपका रिवर्स हो गया, ठीक है, लेक्स हो गया, ठीक है, यहाँ की एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया। लेकिन अब ये जो एक पार्ट बचा है, इसको भी अगर फर्दर तोड़ते हैं, ठीक है, जो आपका फ्रेश वैसे अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें से भी 90% जो है आपका कहाँ है? ग्राउंड वाटर में है। ठीक, तो मैक्सिमम कहाँ है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लेनेट? एक तो कॉन्टिनेंटल और माउंटेन वाला ग्लेशियर में है। ठीक है, ये है सबसे ज्यादा। और मतलब ये 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से दो दो तो इसी में है। और जो बाकी एक बच जाता है उसमें मैक्सिमम किस में है? अंडरग्राउंड वाटर में है। ठीक है, रिवर्स और लेक्स में नहीं है।
देन क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना में, चाइना और उसके पास में है, मंगोलिया के पास में है। सहारा जो है ऊपर है, वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। कालाहारी डेजर्ट जो है वो आपको इक्वेटर से दक्षिण में आता है। तो कालाहारी डेजर्ट जो है वो जो आपका ये सदर्न वाला रीजन है, बोट्सवाना वगैरह, नामीबिया, उसके आसपास आता है। ठीक है, और यहाँ से बेंगुला करंट जाता है, जिसकी वजह से कालाहारी डेजर्ट बनता है, बेंगुला करंट। ठीक है, और यहाँ पे बुशमैन पाए जाते हैं, ट्राइब होती है बुशमैन। ठीक है, और बाकी चिहुआ हुआन, ठीक है, चिहुआ हुआन कहाँ पे है? नॉर्दर्न मैक्सिको में है। ठीक है, तो ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालाहारी। देन ये कुछ डैम्स हैं और कुछ नदियां हैं। ठीक है, तो हुवर डैम जो है, हुवर डैम मिसिसिपी नदी पे है, आई थिंक, यस। तो हुवर डैम जो है वो कहाँ, नहीं, कोलोराडो नदी पे है हुवर डैम, सॉरी। ठीक है, तो ये अगर पता होता आपको तो इसी से आंसर निकल जाता। तो बाकी डैम भी देख लीजिए। ग्रैंड कोली जो है वो कोलंबिया में है, ठीक, कोलंबिया रिवर पे है। और न्यूरेक जो है वो वक्ष पर है। और बाकी ये जो कोबरा बासा है जाम्बेजी पे है। देन 36 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में कराया था 2016 वाले पेपर में। लेक बैकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है। ठीक है, और बाकी विक्टोरिया लेक से नाइल नदी निकलती है। ठीक, देन ये देखिए, करीब 1700 मीटर है, यानी 1.7 किलोमीटर के आसपास। ये दुनिया का अनफ्रोजन फ्रेश वाटर जो जितना है 20% जो है इसी में है। ठीक है, और लेक हारून जो है वन ऑफ द ऑब्वियसली 5 ग्रेट लेक, जिसमें आपका लेक सुपीरियर भी आता है। ठीक है, ओंटारियो वगैरह ये सब। फिर लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया पे। और लेक विनीपेग, ठीक है, ये कनाडा का 6th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देन 37 क्या बोलता है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट एयर जो है, जो फॉल है वो कौन सा है? वो वेनेजुएला में है, वो एंजल फॉल है। ठीक है, तो यही गलत है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का जो हाईएस्ट है वो कुंचिकल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कुंचिकल। ठीक, फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर है। फिर वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो टिटिकाका है। कहाँ पे है? ये एंडीज में है। ठीक है, एंडीज कहाँ? साउथ अमेरिका में, वो जो चिले विली का रीजन है वहाँ पे। फिर डीपेस्ट लेक जो है वो कहाँ है? लेक दे है तंगानाइका। ठीक है, सेकंड डीपेस्ट लेक। और डीपेस्ट कौन सा है? वो है लेक बैकाल। और ये कहाँ पे है आपका? ये आपका सेंट्रल अफ्रीका में है। देन क्वेश्चन नंबर 38 अरेंज करना है इसको। अच्छा, ये जो अर्थ के लेयर हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, ठीक है, उनको नीचे से ऊपर के टर्म्स में लगाना है। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा आता है? ट्रोपोस्फेयर आता है। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, इसी में ओजोन लेयर होता है। और ट्रोपोस्फेयर में ये आपका 75% एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, हवा, वो सब इसी में है। फिर उसके ऊपर कौन सा आता है? फिर मिजोस्फेयर आता है 3rd नंबर पे। उसके बाद एक्सोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर आता है। तो अगर क्रोनोलॉजी में लगाना हो इसको तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अच्छा, ये ऑल्टरनेट अरेंज कैसे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ। स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है। मेसोस्फेयर में फिर डिक्रीज होता है। और थर्मोस्फेयर में फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ऐसे चलता है। इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसका जो वो होता है, एवरेज हाइट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है ट्रोपोस्फेयर की, 13 किलोमीटर। लेकिन इक्वेटर पर जो है ये 18 के आसपास होता है। और आपका पोल्स पर जो है वो 8 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है, इसको याद रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। देखिए, माइनिंग भी है, आउटब्रेक भी है, सिल्टेशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? वो ग्लोबल वार्मिंग है। एंड 40 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क। देखिए, भूटान के उसमें है कि 60% मिनिमम जो है वो फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए, और उसमें से जो टोटल एरिया में 30% सिर्फ नेशनल पार्क के अंदर में है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक खैर मैं ही बता देता हूँ। ये भूटान का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो साकतेंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये भूटान में है। इसको चाइना ने क्लेम कर लिया था। ठीक है, तो बहुत पहले न्यूज में था, तो इसको भी याद रखिएगा। साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भूटान में। फिर 41, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोजली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब। ठीक है, ये किर्गिस्तान को कहते हैं, जो है कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। ठीक है, इन सब की कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान की जानते हैं, जो है नूर सुल्तान है। ठीक है, और उज्बेकिस्तान की जो है ताशकंद है। किर्गिस्तान की बिश्केक है। और तजिकिस्तान की क्या है? जो है तुर्कमेनिस्तान की, अच्छा, ये बिश्केक जो है ये तो किर्गिस्तान की है। ठीक है, और फिर तजिकिस्तान की जो है वो कैपिटल क्या है? इसकी मेरे ख्याल से तुर्कमेनिस्तान की जो है ये है आपकी अशगाबाद। ठीक है, और तजिकिस्तान की क्या है?
ठीक है, ताजिकिस्तान की क्या है, दुशानबे है। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, ये इंडस्ट्रीज और लोकेशन की बात करनी है। ठीक है, डिट्रॉइट, डिट्रॉइट हम जानते हैं ऑटोमोबाइल के लिए ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस नहीं है, बाकी पेपर के लिए ओंटारियो, केमिकल के लिए टेक्सास, और मोटर कार के लिए नगोया। ठीक है, नगोया कहाँ है, जापान में है। और जो यूएन सीबीडी हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, इसके अंदर दो प्रोटोकॉल जो हुए थे, कार्टाजिना प्रोटोकॉल था, ठीक है, और एक था नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये वही शहर है नगोया जिसमें आईची टारगेट सेट किए गए थे। और कार्टाजिना में क्या था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देन क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, चिली। ठीक है, और चिली जो है किसके लिए और फेमस है, एबीसी जो एक ट्राइंगल है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, किसके लिए, लिथियम ट्राइंगल के लिए है ये। ठीक, तो वहाँ पे लिथियम और कॉपर, ठीक है, दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सेकंड प्रोड्यूसर कौन है कॉपर का, पेरू है। थर्ड जो है वो क्या है, चाइना है। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का, कोरापुट, याद है, नालको, जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कहाँ पे है, कोरापुट, उड़ीसा में। फिर देखिए ये आ गया लास्ट, लास्ट वाले में पूछा था ना, गोल्डन ट्रायंगल ओपीएम वाले हैं देश साउथ ईस्ट एशिया में, और गोल्डन क्रिसेंट कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला। फिर बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। बरमुडा ट्रायंगल की जो मिस्ट्री तो आई थिंक सब जानते ही होंगे। फिर राइस बाउल ऑफ द फार ईस्ट किसको बोलते हैं, म्यांमार को बोलते हैं, और रेड बेसिन जो है वो चाइना को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मेगा डाइवर्स कंट्री है, और कुछ 16-17 देश हैं जिनको मेगा डाइवर्स कंट्री का टाइटल दिया गया है, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं 17 कंट्रीज में जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज का जिनको टाइटल दिया गया है, उसमें 70% है, वर्ल्ड की 70% स्पीशीज इसी में आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि यार इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, चाइना, ब्राजील, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सब इसके पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ एमिग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, बिल्कुल गांव से शहरों में जो माइग्रेशन होता है उसकी वजह से अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे शहरों गांव से शहरों में माइग्रेशन क्यों होता है, दो तीन चीजों के लिए होता है। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए होता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। फिर एजुकेशन, स्कूल कॉलेजेस के लिए, देन हॉस्पिटल वगैरह के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, और फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये चार पांच कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए मेजर जो वो माइग्रेशन जो है गांव से शहरों में होता है। ठीक है, तो ये भी है। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल है। फिर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर नेचर प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली हाई है, बट वैसे अगर देखा जाए भौतिक सुखों के उस पर, कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो वो शहरों में है। तो ये नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर हैं अर्बनाइजेशन के, 1 2 3। देन अब आते हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे। फिर इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक है वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, एक है ईस्टर्न हिमालयाज, देन वेस्टर्न घाट्स, देन आपका जो अंडमान वाला जो पार्ट है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये चार जो है इंडिया में वेस्ट वो हैं, हॉटस्पॉट हैं। और हॉटस्पॉट का दिया किसने था, नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इंडिया में कौन सा है, वेस्टर्न घाट। चेरापूंजी क्या है, चेरापूंजी जो है वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है। और मानस नेशनल पार्क ऑब्वियसली कहाँ है, ये असम में है। सुंदरबन जो है डेल्टा, वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और 49 क्या बोलता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी तो रिस्पॉन्सिबल है, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस भी रिस्पॉन्सिबल है, एज ऑफ इकोसिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, ये डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितने ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये नॉट रिस्पॉन्सिबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। Which of the following is correct statement? देखिए, एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बात है। घास जो है, बकरी जो है घास को खाएगी, तो बकरी में गई एनर्जी। फिर बकरी जो को कौन खाएगा, यानी बकरी या हिरन को शेर खाएगा, तो शेर में गई। उल्टा कभी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो है बकरी या हिरन जो है शेर को खा जाए, या घास जो है बकरी खा जाए। तो डुअल डायरेक्शन में नहीं होता, हमेशा यूनि डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। और एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक
इकोसिस्टम इज साइक्लिक, नहीं अगेन बताया ना साइक्लिक कैसे हो जाएगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगा। रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीजेज, नहीं इंक्रीज होता है। 10% लॉ अगर पढ़ा हो तो घास से बकरी में 10% जाएगा, बकरी से फिर उसमें जो आपका शेर है उसमें फिर 10% जाएगा, तो ऐसे 10% डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ठीक है, ये लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है और लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब इसको मतलब समझिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही है ना, ज्यादा ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है। फिर स्पीशीज एट प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल अपीयर टू बी लेस एफिशिएंट इन यूजिंग द अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं अपीयर टू बी लेस एफिशिएंट, मतलब ये तो कायदे से ठीक होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है ये दे रहा है, यूनिडायरेक्शनल ठीक है ये। देन क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ वल्चर पॉपुलेशन। ठीक है, वो क्या, डाइक्लोफिनाक, जो पेन किलर दिया जाता है ना इनको, कैटल्स को, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अच्छा अभी इसके वल्चर के प्रोटेक्शन के लिए जो है वहाँ पे एक ब्रीडिंग सेंटर बना है, कहाँ पे, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। देन 52 द मेन पॉल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम द सिगरेट। ठीक है, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है ये। द एयर पॉल्यूटेंट emitted by cigarette is 10 times greater than diesel car exhaust। ठीक है, देन 53 द पायरो हीलियोमीटर, अच्छा हीलियो से याद है, हीलियो से आप याद रखिएगा, सन से, सन को जो हीलियो कहते हैं। ठीक है, और पायरो क्या है, अभी पिछले वाले उसमें देखा था, रेडिएशन को मेजर करता था। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन को नापने में काम आता है ये। देन मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक वाला बोला था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पे बहती है वहाँ पे आर्सेनिक जो है पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र में कौन सा आएगा, वो आएगा आपका वेस्ट बंगाल आएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के रीजन में। और इससे बचने के लिए जो है एक आर्सेनिक रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई थी वेस्ट बंगाल ने, उसका नाम रखा था मुक्तोश्री। ठीक, ये क्या है, आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस की वैरायटी है ये, आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस। ठीक है, किसे बनाया, वेस्ट बंगाल ने। फिर 55 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम। इट कंप्राइजेस ऑफ बायोटिक और अबायोटिक, बिल्कुल सही बात है, बायोटिक भी होंगे, मतलब जीवित और अजीवित दोनों होंगे इसमें। ठीक है, इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल है। और इट इज क्लोज, नहीं ओपन होता है ये। और इट इज नेचुरल, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। फिर 56 लोवेस्ट मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका होगा, देखिए फॉरेस्ट का तो हमेशा ज्यादा होगा किसी भी, तो फॉरेस्ट दो हटा दीजिए। ठीक है, फिर बचा ग्रास लैंड के बीच में, ग्रास लैंड के बीच में जो है वो क्या होगा, टेम्परेट वाले में कम होगा, ट्रॉपिकल वाले में ज्यादा होगा। ट्रॉपिकल मतलब क्या है, जो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया होता है, मतलब अगर ये धरती है तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया ट्रॉपिक कहलाता है। ट्रॉपिक में ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, ज्यादा जो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी वहाँ पे, तो ट्रॉपिकल में ज्यादा होगी, और टेम्परेट ग्रासलैंड में सबसे कम होगी। ठीक है, ओवरऑल सबसे कम तो डेजर्ट में होगी ऑब्वियसली, लेकिन इसमें सबसे कम जो है टेम्परेट ग्रासलैंड में होगी। फिर 57 क्या है, अच्छा ये प्रोडक्टिविटी देखिए, जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। फिर जैसे आप जो है आप ये तट से अगर अंदर की तरफ जाएंगे तब डिक्रीज होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में हुआ था, जिनेवा में हुआ था। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में हुआ था, रियो अर्थ समिट, वहां से एजेंडा 21 निकल के आया था, बिल्कुल ठीक है। अर्थ समिट प्लस, ठीक है, ये 97 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग जो है वो कहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब, 1987। इट इज रिलेटेड टू ओजोन होल, ठीक है, ओजोन लेयर की होल के से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यही गलत है। देन क्वेश्चन 58 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क इसमें से कौन सा है, देखिए टोटल 6 हैं, ये 6 के 6 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। 6 मरीन नेशनल पार्क है भारत में, गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रानी झांसी पिछले वीडियो में करवाया था। फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, एंड गहीर माथा मरीन सेंचुरी। गहीर माथा मरीन सेंचुरी, सिर्फ गहीर माथा नहीं, ये गहीर माथा जो है एक बीच भी है, लेकिन गहीर माथा मरीन सेंचुरी, ठीक है, वो है आपका मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, और एक है मालवन मरीन सेंचुरी। तो टोटल 6 हैं, इनको याद कर लीजिए, ये सारे हैं। बाकी गहीर माथा और भीतरकनिका किसके लिए फेमस है, ये ऑलिव रिडली टर्टल के ब्रीडिंग के लिए फेमस है ये।
ऑलिव रिडली टर्टल। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक स्कीम प्रोग्राम चलाया था, ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, किसके लिए? ऑलिव रिडली टर्टल के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन 59 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द क्रायोजेनिक इंडिकेटर। क्रायोजेनिक से क्या समझते हैं? जो जमा हुआ पानी होता है ना, यानी बर्फ, उसी को क्रायोजेनिक बोला जाता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक से ही याद आ जाएगा, आइस कोर की बात कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। देखिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? जैसे ये सन है, ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर ये सर्कुलर पाथ में अगर अर्थ घूमती है इसके चारों तरफ, ठीक है, तो इसकी सेंट्रिसिटी जीरो होती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ा हो तो ये जानते हैं हम कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। ये क्या मूव कर रहा है? ये क्यों मूव कर रहा है? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है धरती घूमती है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, तो इसकी सेंट्रिसिटी जो है वो होती है अर्थ ऑर्बिट की। इस ये रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ये रिलेटेड है। उससे क्यों रिलेटेड है? कि जो ये होगा आपका इलिप्स होता है ना, इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, सेंटर नहीं होता है। तो एक फोकाई पे सन होगा और धरती चारों तरफ घूमेगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि धरती जो है सन के पास में रहेगी, ये जो जनवरी जनवरी के आसपास का टाइम होता है। और एक टाइम ऐसा आएगा धरती जो है सूरज के बहुत दूर रहेगी। ठीक है, तो ये जनवरी जून जुलाई के आसपास का मौसम टाइम पीरियड होता है। तो इसका असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हालांकि हम जो है इसका कम असर पड़ता है, ज्यादा असर उसका पड़ता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली सनरेज गिर रही हैं, बट इसका असर पड़ेगा। फिर ऑब्लिग्विटी ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, इसका भी असर पड़ेगा। इसका कैसे पड़ेगा देखते हैं। ऑब्लिग्विटी का मतलब क्या होता है? जैसे जो धरती है वो अपने एक्सिस पे 23 साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है ना, वो होता है ऑब्लिग्विटी। फिर प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सिस। ठीक है, इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं? कि आपका जो एक ऐसा टाइम जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही होती है। कब? दो बार होता है वो। एक मार्च में होता है और एक सितंबर में होता है। ठीक है, तो इसका भी असर पड़ता है बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की थ्योरी वगैरह पे। सोलर इरेडियंस, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है क्लाइमेट चेंज की थ्योरी से, बाकी सबका रिलेशन है। फिर अब आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट, ये तो फेडरल फीचर है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। सिंगल सिटीजनशिप, ये यूनिटरी फीचर है, ये फेडरल फीचर नहीं है। ठीक। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी है ऑब्वियसली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गारंटीड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ भारत के नागरिकों को अवेलेबल है। कौन से? अच्छा, फंडामेंटल राइट पहले तो याद रखिए 12 से 35 के बीच में है। इनमें से 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये सारे जो आर्टिकल हैं यानी फंडामेंटल राइट हैं, वो सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। बाकी जितने फंडामेंटल राइट हैं वो सबको अवेलेबल है। मतलब चाहे इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, ठीक है, सबको अवेलेबल है। लेकिन ये सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये 14 में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये 19 में है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये 21 में है। और फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ये 25 से 28 के आसपास में है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है? तो 19 वाला है, बी। फिर 63 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, 5 तरह का रिट होता है। एक हैबियस कॉर्पस जो ब्रिंग द बॉडी, इसका मतलब होता है, तो इंडिविजुअल के लिए यही होता है। उसके बाद मैंडेमस, जो सरकारी को अब लोगों को आदेश दिया जाता है कि अपना काम करिए। फिर एक होता है सर्टरी, एक प्रोहिबिशन, वो उससे रिलेटेड है। जुडिशरी से रिलेटेड है। क्वो वारंटो क्या होता है? क्वो वारंटो में ये होता है कि आप जो है किस आधार पर इस पोस्ट पर बैठे हैं वो प्रूफ करिए, तो क्वो वारंटो होता है। तो 5 तरह के रिट्स होते हैं। किस किस आर्टिकल के अंदर? सुप्रीम कोर्ट जो है वो 32 के अंडर, हाई कोर्ट जो है 226 के अंडर जो है ये रिट्स इशू करता है। देन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, बिल्कुल है ये। प्रिजर्व अपना रिच हेरिटेज कल्चर, ये भी है। टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 40 में, गांधीन प्रिंसिपल। ठीक है, यही नहीं है, बाकी सब जो है वो ये भी है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और कहाँ से इंस्पायर है? सोवियत यूनियन से। राइट टू वोट, आर्टिकल 326 में है, लीगल राइट है ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, इसमें बहुत डिबेट रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में।
तो यूपीएससी में भी कई बार आया हुआ है, तो इस पे बहुत बहस हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट होना चाहिए, बट नहीं, इसका एक जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर भी दिया गया, तो इसको इसलिए लीगल राइट माना गया। यूपीएससी ने भी लीगल राइट माना है, यूपीपीसीएस ने भी लीगल राइट माना है। ठीक है, अगेन ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। किशन भारती केस में 1973 में, गोलकनाथ केस 1967, और ए के गोपालन, ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड 1950 या 51 में ही था ये। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। फिर ये इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखिए दो केसेस हैं, एक है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक मजदूर किसान संगठन संघ, ठीक है, एमकेएसएस। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? ये राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, दोनों केस का याद रखना है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। किस आर्टिकल में? 53 के आर्टिकल में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए उसमें पहले होता कौन कौन है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये तीन लोग जो है ऐड करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज की ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई है। तो ये तीन तरह के जो है लोग जो है इसमें वोट करते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंदर? 61 आर्टिकल के अंदर इम्पीचमेंट जो होता है उसमें ना इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सभी लोग वोट करते हैं, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के। ठीक है, ऑल पार्लियामेंट के मेंबर, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। सिमिलरली जो आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें भी सब लोग वोट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों। ठीक, तो इसमें कौन वोट नहीं करता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग वोट नहीं करते हैं स्टेट्स के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, अंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी बताया मैंने 61 में इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, 53 वगैरह में क्या है? 53 में जो है वो तो अभी वो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, देश का एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसके हाथ में है? यूनियन का, वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। 74 में क्या है कि भाई प्रेसिडेंट जो है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करेंगे। आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए है, कि मतलब एनी लॉ विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड। फिर देखिए 108 में क्या है? ज्वाइंट सिटिंग की बात है। 109 में क्या है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। 110 में क्या है? मनी बिल का डेफिनेशन है। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए समन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग को जो है वो प्रिसाइड कौन करता है? डिप्टी चेयर, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना लोकसभा के पार्ट है ना राज्यसभा के पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है वो। तो उसको या तो स्पीकर करेंगे या तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, नहीं अगर वो भी नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करेंगे। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कभी प्रिसाइड नहीं करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखना, मतलब ये फ्रिक्वेंट नहीं होता है। 72 क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन देखिए इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है भाई? लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। सिमिलरली लेजिस्लेटिव उसमें क्या होता है? जो लेजिस्लेटिव वाले में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और गवर्नर। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में है ये मेंशन। Then 74 क्या है? Who can legislate on the subject which are not included in any of the list of the subject given in the constitution। देखिए जब आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जब बना था, हो सकता है उस समय कुछ मुद्दे रहे हों ऐसे जो इनमें ना आ पाए हों। ठीक है, तो बच गए, तो बच गए उनको क्या कहते हैं? रेस्टुडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। और रेस्टुडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, और जो इन पर जिसको पास पावर होती है इन पे कानून बनाने की, उसके ना रेस्टुडरी पावर्स। ठीक है, तो इंडिया में ये रेस्टुडरी पावर जो है राष्ट्रपति पार्लियामेंट के पास है, और यूएसए में ये रेस्टुडरी पावर स्टेट्स के पास है। ठीक है, याद रखिएगा। देन टाइम ऑफ जीरो आवर, देखिए क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर 11 से जो है 12 तक होता है, और जीरो आवर जो है 12 से 1 तक होता है। मतलब जस्ट फॉलो करता है ये क्वेश्चन आवर को। और ये इंडियन इनोवेशन है, ये कहीं पे और मेंशन नहीं है, कहीं और किसी और देश में नहीं पाया जाता है, इंडिया में ही सिर्फ जीरो आवर का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि भाई 12 से 2 जो है लंच का टाइम होता है। ठीक है, उसी बीच में 1 घंटा जो है जीरो आवर के लिए निकाला जाता है। ठीक है, और ये मेंशन नहीं है, रूल ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है। देन 76 बोलता है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सेंट्रल मिनिस्टर हैज बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, 15% किस में है? 91st अमेंडमेंट में। 91st अमेंडमेंट में एक और हुआ था,
कि जो, अच्छा फिर पहले तो जो 1985 में 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल लाया गया था एंटी डिफेक्शन वाला। लेकिन उसमें क्या था कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 9 एमएलए हैं किसी पार्टी के, तो उसमें से अगर 1/3 यानी 3 एमएलए डिफेक्ट कर जाते हैं, दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, मतलब वो आपके वो क्या नाम है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। लेकिन ये तो बहुत इजी था 1/3 मेंबर को बना के उधर पटाना। तो 91st अमेंडमेंट में इसको चेंज करके 2/3 किया गया। ठीक है, तो यानी अब 6 एमएलए चाहिए, तो 9 में से 6 एमएलए को पटा पाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी याद रखना, 91st अमेंडमेंट में ये दो चीजें की गई थी। अच्छा, और सेम चीज जो है दिल्ली के लिए एक अलग से पास किया गया था, दिल्ली में 10% है ये। ठीक। अच्छा, ये तो 15% मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम कितने, मिनिमम जो है 12, 12% नहीं 12, टोटल 12 होने चाहिए। अच्छा, और 15% में इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और स्टेट में इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। देन 77 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, ठीक है, वो आर्टिकल 100 में है। कास्टिंग वोट कब करेंगे ये स्पीकर, जब कोई भी बिल अगर पास होने वाला है और दोनों तरफ के लोगों ने बराबर वोट दिया, मतलब टाई हो गया है, उस केस में कास्टिंग वोट करते हैं स्पीकर, ठीक है, आर्टिकल 100 के अंदर में। अच्छा, स्पीकर के कास्टिंग वोट में, और एक और होता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर होंगे, ठीक है, उनको पास भी कास्टिंग वोट है। लेकिन उनका जो कास्टिंग वोट क्या है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस में भी वोट करते हैं, फर्स्ट जो है उसमें भी वोट करेंगे, ठीक है, और तब भी अगर टाई हो जाता है तो फिर दोबारा भी वोट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली उनके पास दो वोट अवेलेबल हैं। लेकिन इस केस में फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर वोट नहीं करते हैं, सिर्फ टाई के केस में वोट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, द प्रोविजन ऑफ द, अच्छा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है, वो आर्टिकल 331 में था, लेकिन 104th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है, ये भी याद रखना है। देन कौन से स्टेट में पहली बार लोकायुक्त स्टैब्लिश किया था, महाराष्ट्र में किया गया था 1971 में। फिर असर्शन क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल है। यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, इट कैन रिकमेंड, तो ये गलत है, हालांकि इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन ये है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है पंचायत के लिए रिकमेंडेशन। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, बिल्कुल है। फिर इलेक्शन टू द रूरल लोकल बॉडीज आर ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट लेवल तक के देखता है, ठीक है, और स्टेट लेवल के जो थर्ड ईयर की जो जितना भी इलेक्शन है, पंचायत का है, लोकल बॉडी या फिर ये म्यूनिसिपैलिटी वगैरह का है, वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन देखता है। ठीक है, तो आर यहाँ भी गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82 assertion, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज टू बी हेडेड बाय अ पर्सन हु हैज बीन अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। और चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 years और 70 साल तक, ये भी ठीक है। ठीक है, और ये 1993 में जो है इसको पास किया गया था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। देन 83 क्या बोलता है, असर्शन इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। फिर ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पिरेशन, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है, नहीं है, दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, असर्शन में क्या बोलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग मेनली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इशूज, ठीक है, ये तो पहली बात, अगर सच में कर भी रही होगी सरकार, तो भी इसको गलत ही मान के चलिएगा, ठीक है, तो ये ट्रिक स्टेटमेंट है। तो असर्शन इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, उद्यमी, उद्यमी जो है एमएसएमई के लिए था, ठीक है, ये आज भी रिलेवेंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, बट ये याद ना रख के आपको 2025-26 में एमएसएमई की जो डेफिनेशन चेंज की गई है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। देन ये देखिए 86 का गांधीन प्लान, वो किसने किया था, गांधीन प्लान भाई श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था 1944 में। उसके बाद फिर एक विश्वेश्वरैया प्लान है, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग है 1934 में, 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी बात की थी। देन बॉम्बे प्लान, ये भी 1944-45 में था, ये जो उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जे आर डी टाटा, जी डी बिरला लोग, ठीक है, उन्होंने दिया था। तो ये भी कभी कभी उसमें आ जाता है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, या फिर ये अरेंज करने के लिए किसने वो प्लान दिया था। फिर एक सर्वोदय प्लान है,
सर्वोदय प्लान जो है वो 1950 में था, वो जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। तो ये भी आ जाता है क्योंकि मैच करने के लिए, ठीक है, कि किसने कौन सा प्लान दिया है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए रिकमेंडेशन तो सीएससीपी के देता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर कौन करता है, वो सीसीईए करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। इसको हेड कौन करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। फिर 88, A new chapter on sustainable development and climate change was first introduced in the economic survey। ये 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब ये पुराना हो गया, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है, और 12th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर बीएससी ग्रीन एक्स उस समय लॉन्च हुआ होगा, तो उस समय 25 कंपनीज थी, लेकिन वैसे बीएससी जो होता है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो टॉप 30 कंपनीज का होता है, और निफ्टी जो है टॉप 50 कंपनीज का होता है इंडेक्स। फिर इसमें से ऑयल प्राइसेस इन इंडिया कौन उस समय जो है डी रेगुलेट किया गया था, मतलब पहले गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में डी रेगुलेट करके ऑयल कंपनीज के हाथ में दे दिया गया था ये। तो ये उस समय का ये करंट अफेयर टाइप का होगा ये। फिर देखिए ये भी उस समय करंट अफेयर है कि स्टेट में सोलर पावर प्लांट लग रहा है, अब ये तो पुराना हो गया, इसको भी छोड़ सकते हैं, राजस्थान में लग रहा था हालांकि, लेकिन अब छोड़ सकते हैं इसको। फिर अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है किसका, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का और एनटीपीसी का। फिर कांडला, देखिए कांडला जो है इंडिया का, ना सिर्फ इंडिया का, एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। कब बना था, 1965 में, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, एशिया का पहला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। 2017 में इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से उसको रीनेम कर दिया गया। फिर नालंदा प्रोजेक्ट, नालंदा प्रोजेक्ट वैसे तो माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए है, ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में 2025 में एक नालंदा नाम से हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ठीक है, लाइब्रेरीज बनाई है, ठीक है, तो उसका नाम रखा नालंदा, ठीक है। तो अगर ये आपको स्टेटमेंट में आता है कि किस सरकार, स्टेट की सरकार ने लाइब्रेरीज बनाई है, उसका नाम नालंदा रखा है, और उसमें बिहार हुआ, तो हो सकता है बिहार मार दें, लेकिन नहीं, छत्तीसगढ़ ने। फिर ये कौन सा सेकंड अक्टूबर 2019 तक कौन सा इम्प्लीमेंट कंप्लीट करना था, वो स्वच्छ भारत मिशन करना था, ये पुराना हो गया, छोड़िए। फिर ये देखिए 96, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ट्रेड ट्रेड वगैरह के से रिलेटेड मैटर्स को करता है, ठीक है। आईएमएफ क्या करता है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जैसे 1991 में इंडिया को आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया था, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1। सार्क क्या है, ये साउथ एशियन कंट्रीज के लिए है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कितने देश हैं, 8 देश हैं टोटल। इसको याद करने का तरीका क्या है, पेन एमबीबीएस, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। फिर उसके बाद मालदीव, म्यांमार नहीं, मालदीव, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। फिर बाकी आईडीए, वो क्या है, सैंक्शन ऑफ सॉफ्ट लोन करता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मतलब देश की ग्रोथ कितनी रही थी, ये पिछली वाले वीडियो में बताया था मैंने, 17.70, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 2001 से 2011 वाला वो तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। देन सेक्स रेशियो कितना है भारत का, 943 है, ठीक है, तो 943 है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, वो आपका 918। इसमें हाईएस्ट किसका है, केरला का है, लोवेस्ट किसका है, हरियाणा का है, ठीक है, लोवेस्ट हरियाणा का है, हाईएस्ट केरला का है। फिर 99 क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश टू इंडियाज पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, ठीक है, कितना था, 16.16% था। फिर 100 क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, कितना था, 67.68। लेकिन अभी कुछ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का होगा या कुछ और डेटा आया था, उसमें नीचे से अगर देखें तो आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पर आ गया है, मतलब नीचे से, ठीक है, सबसे कम लिटरेसी रेट में। पहले बिहार हुआ करता था, सेकंड पे यूपी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे आ गया है, ठीक है। बिहार जो है सेकंड पे है, ठीक है, और यूपी जो है वो सेवंथ पे है, और यूपी से ऊपर तेलंगाना है, मतलब तेलंगाना का लिटरेसी रेट को भी पार कर चुका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। वो तो अब 2027 का जो आपका ये डेटा आएगा सेंसस का, उस फिर एग्जैक्ट डेटा पता लगेगा, बट स्टिल ये वाला भी याद रखने का, ये लेटेस्ट डेटा है ये। फिर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, अच्छा इसको जो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 9/5 इंटू सी प्लस 32 इक्वल टू एफ, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका याद करने कन्वर्ट करने का।
ठीक है, तो ये 98.4% जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है, और -40 पे दोनों सेम होते हैं। फिर ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, किस होता है स्कैटरिंग से, ये किसे डस्ट पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होती है। ठीक है, और इसी को रमन इफेक्ट, मतलब रमन, सीवी रमन साहब ने इसी को वो किया था कि इसी वजह से जो है जो आपका ये पानी होता है, पानी जो है वो नीला दिखता है रमन इफेक्ट की वजह से। देन हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर से तो 0 कैलोरी गेन होती है। फिर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्या डिक्रीज डिक्रीज होता है विंटर में या समर में इंक्रीज होता है? नहीं, जो ह्यूमन है वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनका डिक्रीज होता है जो टेम्परेचर बाहर के साथ, लेकिन जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो क्या है, वार्म ब्लडेड है, ठीक है, तो उनका जो है मेंटेन रहता है टेम्परेचर। अगर थोड़ा बहुत ही अप डाउन होगा तो बुखार हो जाता है ना, उसी को तो बुखार कहते हैं। देन 105, अ पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया, मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, मतलब दृष्टि आपकी निकट में आ जाती है, पास में चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में होता है जो दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर का क्लियर दिखता है, पास का नहीं दिखता है। ठीक है, तो मायोपिया करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस। ठीक है, जैसे मैं जिसमें इस समय मैंने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, वो मायोपिया के लिए है कनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखता है मायोपिया में, और दूर का जो है वो कम दिखता है। देन 106, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो आपका कनकेव मिरर होता है। देन इसमें से सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा यूज हो सकता है, देखिए, आपका सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, ये सारे सेमीकंडक्टर की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन नहीं है तो जर्मेनियम, जर्मेनियम अगर सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन मारते हैं। फिर जो ब्लड प्रेशर नापते हैं वो एमएम ऑफ एचजी, ठीक है, उसमें एचजी क्या होता है, मरकरी को कहते हैं। फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था पहली बार। ठीक है, कॉपर और टिन का जो है एलॉय है। फिर नैनो प्लग, नैनो प्लग किसको कहते हैं, जो हियरिंग, स्मॉल हियरिंग एड होता है, कान में लगाते हैं, ठीक है, उसको नैनो प्लग कहते हैं। फिर किसने जो है वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल, ठीक है, उस समय का वो रहा होगा, मतलब न्यूज में रहा होगा, तो ये एमएसएमई ने किया था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, देखिए इंसुलिन जो है वो ह्यूमन में होता है, एस्ट्रोजन ये भी ह्यूमन में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, साइटोकिन, ठीक है, और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी ये ह्यूमन में होता है। साइटोकिन जो है वो कहाँ होता है, वो प्लांट का हार्मोन है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 113, जाइलम, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, तो ट्रांस फूड यानी फूड को। ठीक है, तो ये जाइलम जो है वो पानी को करता है। फिर सेलिनिटी ग्रेडियंट क्या है इसमें, हेलोक्लाइन सेलिनिटी ग्रेडियंट होगा ऑब्वियसली, सेलिनिटी मतलब नमक से, हेलो भी नमक से रिलेटेड है। फिर टूथड वेल, ठीक है, स्पर्म वेल को टूथड वेल कहते हैं। ठीक है, इसका फोटो देख लेते हैं, लेट मी। ठीक है, तो ये फोटो है स्पर्म वेल की, देखिए इसमें दांत दिखा रखे हैं, तो ठीक है, टूथड वेल किसको कहते हैं, स्पर्म वेल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है, कोलेरा, ठीक है, इसको हैजा कहते हैं, वो वाटर बॉर्न है, बाकी सब तो वाटर बॉर्न नहीं है ये। फिर 117 क्या है, व्हेन डॉक्टर tells a person that he she has been affected by tetraplegia, it means क्या है, टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, चार मतलब क्या है, दोनों हाथ और दोनों पैर जो है वो पैरालिसिस में हो चुके हैं, तो टेट्राप्लेगिया क्या है, दोनों हाथ और पैर में पैरालिसिस हो गया है। फिर द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन किससे होता है, अनीमिया होता है। कलर ब्लाइंडनेस तो जो है वो जेनेटिक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ई से होता है। फिर व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी, ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट वैसे किसमें पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो आपका टमाटर वगैरह में पाया जाता है। फिर इफ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अच्छा देखिए, एक स्मॉल रीजन में आएगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे एंडेमिक। ठीक है, और एक उसमें आ गया अगर मान लीजिए कि एक कॉन्टिनेंट में, ठीक है, उसको बोलेंगे एपिडेमिक, और पूरे ग्लोब पे फैल गया तो उसको बोलेंगे पैंडेमिक। ठीक है, जैसे आपका वो था, अच्छा 2015 का पेपर है, तो उस समय के लोगों को ये पता नहीं होगा पेपर बनाने वाले को कि कोविड भी आने वाला है, तो कोविड जो है पैंडेमिक है, एचआईवी एड्स पैंडेमिक है। 121 क्या है, इसमें से कौन सा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है, तो प्लास्मिड, ये डीएनए का होता है,
ठीक है, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसमें से कौन सा स्टेम है, देखिए टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये क्या है, रूट है। जिंजर जो है वो स्टेम है। फिर ये देखिए क्यूनाइन भी कई बार आ चुका है, चिंचोना का है, बार्क होता है ये क्यूनाइन। ठीक है, किसमें यूज होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। और ये भी क्लोव्स, क्लोव्स क्या है, ये आपके फ्लावर बर्ड होते हैं क्लोव्स। ठीक है, कौन सा, लॉन्ग लॉन्ग होता है फ्लावर बर्ड। फिर ग्रेन ऑफ बासमती गेट इलोंगेटेड, किसकी वजह से इलोंगेट होता है, वो एमाइलोज की प्रेजेंस की वजह से वो होने के बाद इलोंगेट हो जाता है, बढ़ जाता है वो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न सॉइल, ये भी ये भी आ चुका है, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है, ये एडेफिक, मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार डायरेक्टली देखा मैंने इसको। ठीक है, और वैसे सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। ठीक है, देन करंट अफेयर वाला पार्ट आ गया, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, मार्क किया होगा मैंने। हाँ ये है अर्थ आवर, देखिए अर्थ आवर जो है वो लास्ट संडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2015 में 28 मार्च को आया था। ठीक है, इस साल जो है वो आप देखिएगा किस तारीख को आया होगा। ठीक है, इसमें 25 में देख लेते हैं, लेट मी सी, इस पे देखते हैं। तो इस बार जो है 30 मार्च को पड़ा था, 30 मार्च 2025 को। और ये बनाता कौन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। इसमें 1 घंटे के लिए सारी लाइट्स वगैरह बंद करनी होती हैं। ठीक, उसके अलावा और कौन सा था इंपॉर्टेंट जिसको मार्क किया था, नहीं और कोई इंपॉर्टेंट नहीं था जिसको मार्क किया था। अच्छा ये देखिए 19 नवंबर, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 19 नवंबर को ये वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद बाकी सब तो उसी उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, तो 2015 का पेपर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बहुत जल्दी जो है 2014, 13, 12, 11, 10 यानी 5 पेपर और हैं। ठीक है, वो भी जल्दी जल्दी कवर कर देंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ये संडे से यानी यानी 5 अक्टूबर तक सारे अपलोड कर दूं मैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ जो है आपको उसमें मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो उसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड में बोल देता हूँ, हालांकि मेरा कोई वो मकसद नहीं है, आप देखिए आपको फायदा हो रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर शेयर जरूर करिए, लेकिन मेन मकसद ये है कि आपको फायदा होना चाहिए। ठीक है, और ऑफ कोर्स मेरे को फायदा भी होगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है मेरे को, तो मेरे को फायदा होगा। ठीक है, तो डबल फायदा होना चाहिए दोनों का। ठीक है, ये मेन मोटिव है। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ 2014 के पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।